हेलो व्यूअर्स। आज की पीरियड भी आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए समर्पित। जिन चीजों को आपने पूर्व की क्लासेस में सीखा है उनको पुनः एक बार और आपके सामने रख रहा हूं। आप सभी मेरे साथ टैली करें, अपने आंसर को मिलाएं और मैं प्रत्येक सेंटेंस का, प्रत्येक क्वेश्चन का क्यों भी क्लियर करता चलूंगा ताकि आपका सीखना आसान हो जाए। तो चलें और आज की प्रैक्टिस को शुरुआत करते हैं। नियमावली बिल्कुल वही होगी। आप अपनी कलम कॉपी के साथ तेज गति से आंसर को करते हुए आगे बढ़ें। मैं पीछे से उन सारे क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करता हुआ, आपके आंसर को टैली कराता हुआ आगे की ओर बढ़ूंगा। आज क्वेश्चंस की मात्रा अलग अलग सेक्शन से है और काफी आनंददायक होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द टेंस एंड नेम देम। टेंस को पहचानना है और उसका नाम लिख देना है। पहला क्वेश्चन, मैनर्स रिवील कैरेक्टर। पहचानना आसान, सहायक क्रिया नहीं है। जाहिर सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो इसमें ईडी लगता। ईडी लगा हुआ नहीं है तो निश्चित रूप से यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अपने आंसर को भी मिलाते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ही विल सपोर्ट अस। ही विल सपोर्ट अस। विल से साफ साफ दिख रहा और वर्ब के पहले फॉर्म से ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। इस वाक्य में नाक है आपका हैड बीन, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और साथ ही साथ समय भी दे रखा है। हैड बीन, वर्ब प्लस आईएनजी एंड टाइम। These three are the symbolic of past perfect continuous. यह टेंस हमारा past perfect continuous है। past perfect continuous। अगले टेंस को देखते हैं। He wrote a novel. He wrote a novel। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें सहायक क्रिया नहीं, और रोट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और पूरी अंग्रेजी की दुनिया में वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसलिए इस सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। आज गति को थोड़ा सा मैं तेज कर रखा हूं। आपकी स्पीड हमसे थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए ताकि आप सावधानी से प्रैक्टिस कर सकें। He will have reached the school before the bell rings। दिख रहा कि इसमें दो वर्ब हैं, पहला reached और दूसरा rings। पहला हिस्सा will have से है और दूसरा हिस्सा में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट में। जाहिर सी बात है, इस सेंटेंस का टेंस फ्यूचर परफेक्ट है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। Why are you disturbing him? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमें पहचानना है टेंस को, और टेंस को पहचानने के लिए सहायक क्रिया और मेन वर्ब पर ध्यान देना होता है। आपने इसे टेंस में सीखा भी है। सहायक क्रिया एजेम आर है यहां पर, और वर्ब में आईएनजी है। इसमें कोई शक नहीं कि यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आगे के सेंटेंस को देखा जाए। When did you return my money? When did you return my money? सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, डिड का प्रयोग हुआ है, और जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, और यह विशेषता पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आप इसे जानते हैं।
पास्ट इंडेफिनिट। अगला सेंटेंस को देखा जाए, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस वाक्य में नाक के रूप में हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, और यह विशेषता होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। जिन छात्रों को सहायक क्रिया और मेन वर्ब याद हो चुका है तो निसंदेह टेंस पर उनकी पकड़ बन गई, और यदि पहचान और परिभाषा को भी याद करके रखते हैं तो लाइफ में, जीवन में कभी कोई डाउट्स नहीं होगा। अगले सेंटेंस को देखें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। पहले हिस्से में हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है, डबल वर्ब है। और आप जानते हैं कि हैड का प्रयोग सिंगल वर्ब के साथ नहीं करना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था आपने सीखी थी नियमों को, उस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट। He has been playing football for 2 hours. Has been और verb प्लस ing, साथ ही साथ समय भी, तो यह टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिन छात्रों को यह याद हो चुका है टेंस, उन्हें आनंद आ रहा होगा, और सीखने का आनंद सीखने के बाद महसूस होता है, एक ताकत के रूप में, एक एनर्जी के रूप में। अगले सेंटेंस को देखा जाए, व्हाई वॉज द प्रिंसिपल कॉलिंग द बॉयज। इस वाक्य में नाक हमारा है वॉज, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। अगला सेंटेंस, राम एंड श्याम गो टू स्कूल टुगेदर। राम एंड श्याम गो टू स्कूल टुगेदर। राम एंड श्याम दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए गो में एस या एस नहीं लगेगा, और यह व्यवस्था होती है, ऐसी नियमावली होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जाहिर सी बात है यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि वाक्य में सिर्फ राम होता तो वर्ब में एस या एस लग जाता, क्योंकि राम और श्याम दोनों साथ में आ गए तो यह हमारा प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, प्लूरल वर्ब के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये गो हमारा जो है वो प्लूरल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप जानते हैं कि सारे वर्ब जन्म से प्लूरल होते हैं। जिस तरह से नाउन में हम एस या एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक उसी तरह से वर्ब में एस या एस लगाकर हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। ये सारी चीजों को आपने सीख रखा है। अगला सेंटेंस देखिए, ही कट द आयरन रॉड इनटू 2 पार्ट्स। अब इस वाक्य में कट है, सहायक क्रिया नहीं है, और आप जानते हैं कि कट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, कट कट कट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो ही के साथ कट्स लग जाता, लेकिन यहां पर कट सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जाहिर सी बात है कि इस टेंस का नाम पास्ट इंडेफिनिट है। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। अब ये विल बी से साफ साफ पता चल रहा, और प्लेइंग से विल बी, शैल बी और वर्ब में आईएनजी, यह नियमावली फ्यूचर कंटिन्यूअस की है। आपको याद आ रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला सेंटेंस, ही विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर एन आवर। इसमें विल हैव बीन है, साथ ही साथ वर्ब में आईएनजी है, और समय भी दे रखा है। जाहिर सी बात है यह टेंस आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
हम लोगों ने टेंस को पहचानने की कोशिश करी, 15 सेंटेंस आपके सामने रखा और आपसे टेंस जानने की कोशिश की। यदि आपका आंसर मेरे साथ टैली कर रहा है तो बहुत खुशी की बात है। अब आगे चलते हैं। आगे की क्वेश्चन कहती है यूज आर्टिकल, आर्टिकल्स मीन्स ए, एन और द, जिसमें ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं जबकि द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन नॉन स्पेसिफिक होता है जबकि द हमारा स्पेसिफिक होता है, और इसका डिटेल्स अध्ययन आपने ऑलरेडी कर रखा है। क्वेश्चन कहता है यूज आर्टिकल ए एंड द वेयर एवर नेसेसरी, जहां जरूरत हो वहीं लगाइए। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जानबूझकर खाली जगह छोड़ा गया है और आपको सोच समझकर ए, एन और द का प्रयोग करना है। अगर अधिक मात्रा में खाली जगह छोड़ दिया गया है और जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा वहां पर हम लोग क्रॉस का निशान लगाएंगे, जहां होगा वहां पर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर सामने विजिबल है। 10 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। देखें आप लोग कितना सही परफॉर्म करते हैं। हमसे थोड़ी सी गति आपकी तेज होनी चाहिए ताकि डिस्कशन मैं पीछे से करता जाऊं और आप आंसर को मिलाते चलें। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, ब्लैंक स्पेस बॉम्बे इज ब्लैंक स्पेस लंदन ऑफ इंडिया। अब तो साफ साफ दिख रहा है बॉम्बे कैसा नाउन। आप जानते हैं कि ए और एन का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो वह नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन शॉर्ट में आपको याद कराया था पीएमए इज अनकाउंटेबल नाउन एंड सीसी इज काउंटेबल नाउन। अब जरा सोचे कि बॉम्बे कैसा नाउन है तो आपको दिखाई पड़ेगा प्रॉपर। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इट मीन्स बॉम्बे के पहले नो आर्टिकल। बॉम्बे इज लंदन ऑफ इंडिया, यहां पर ऑफ देख रहे हैं जो आपको इशारा कर रहा है कि मेरे पहले द लगा दो। पॉजिटिव केस में आपने इसे सीखा है और जब ऐसा करते हैं तो सेंटेंस मेटाफर हो जाता है। मेटाफर आप जानते हैं, मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, बॉम्बे इज द लंदन ऑफ इंडिया। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, ड्राउनिंग मैन डूबता हुआ आदमी। आप जानते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगा देने से वो कंटिन्यूड एक्शन को दिखलाता है, आपने सीखा भी है। एडजेक्टिव है ड्राउनिंग, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन अगर सिर्फ एडजेक्टिव रहे तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, यदि सिर्फ एडजेक्टिव है तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाएगा तो आर्टिकल लगेगा। राम इज इंटेलिजेंट, नो आर्टिकल। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट आगे एडजेक्टिव के आगे, तो हम एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे। ए ड्राउनिंग मैन, यहां पर क्या होगा, मैन के मुताबिक ए ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, एक प्रोवर्ब है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर दानिश इज एमएससी। एमएससी काउंटेबल नाउन है और जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो इसका उच्चारण वॉवेल होता है। और मैंने आपको सिखाया था आर्टिकल की क्लास में कि जब भी कोई डाउट हो तो आप लिख ले, यदि उसका उच्चारण अ आ ई अह तक में मिलता है लिखने में तो वह आपका एन लेगा,
और यदि क से लेकर ज्ञ तक का उच्चारण मिलता है तो वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। एमएससी को जब आप लिखेंगे तो एमएससी कुछ ऐसे लिखते हैं। एम, पहला अक्षर पर ध्यान देना है। पहला अक्षर आपका वॉवेल है तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एन। यदि कॉन्सोनेंट होता तो हम ए करते। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से अक्षर हैं हिंदी के? तो कॉन्सोनेंट है क से लेकर ज्ञ तक। वॉवेल कौन कौन से अक्षर हैं? तो अ से लेकर अह तक। तो जो वॉवेल का उच्चारण देगा वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे और जो कॉन्सोनेंट का उच्चारण देगा वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। यहां एमएससी कैसे हुआ आप समझ रहे होंगे और इसका डिटेल स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मिस्टर दानिश इज एन एमएससी फ्रॉम, फिर से ऑफ आ रहा है, जाहिर सी बात ही इंडिकेट कर रहा कि द का प्रयोग करना चाहिए। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। और करेंगे आई एम फोन्ड ऑफ, आई एम फोन्ड ऑफ मिल्क। मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। एंड टी, टी भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। हाँ, अगर कप ऑफ टी होता तो हम कर देते ए कप ऑफ टी, लेकिन सिर्फ टी है और टी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखिए, he took unanimous decision, unanimous decision। अब इसको बोलकर देखेंगे unanimous, क्योंकि एडजेक्टिव है तो unanimous को जब लिखेंगे आप तो पहला अक्षर आपका क्या हो गया? ये आपका वॉवेल है, अ से अंक तक। अगर ये उच्चारण में आ रहा है तो एन, तो हमें यहां आंख बंद करके एन का प्रयोग करना चाहिए। अगला शब्द को देखें, इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। इजी लैंग्वेज, इजी एडजेक्टिव है, लैंग्वेज नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग होगा। लैंग्वेज काउंटेबल नाउन है, लेकिन किसके अनुसार होगा? इजी के अनुसार होगा। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो इजी, पहला अक्षर आपका कुछ ऐसा हुआ, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, तो सर ये वॉवेल है, तो ऐसी स्थिति में हम एन का प्रयोग करेंगे। अगले सेंटेंस को देखें, बाकी सभी छात्र मिला रहे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और ये प्रैक्टिस में अगर आप मन से नहीं कर सकेंगे तो फिर प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से आप घर में पढ़ने को बैठते हैं वैसे ही आपको बैठना पड़ेगा और समय तो देना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ी बातें तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। जरूरत है बेसिक को पहले स्पष्ट करने का, और जब बेसिक जानकारी में आ जाती है तो एडवांस सीखना आसान हो जाता है। आगे चलते हैं, हेडमास्टर। हेडमास्टर एक पद है, इसलिए हम आंख बंद करके द का प्रयोग करेंगे। हेडमास्टर आस्क्ड बॉयज। अब ये बॉयज अनकाउंटेबल नाउन है। आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एंड द का परहेज करते हैं, तो यहां पर द हेडमास्टर आस्क्ड कुछ नहीं डालेंगे। टू कॉपी डाउन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस भी आपका प्लूरल है। द हेडमास्टर आस्क्ड बॉयज टू कॉपी डाउन सेंटेंसेस रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। द यहां पर ब्लैक बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड यहां पर स्पेसिफिक है, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे सेंटेंसेस, और बॉयज के पहले हम ए एंड द किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस में वैसे भी स्पेसिफिक नहीं बन रहा ये बॉयज। अगर बॉयज पर जोड़ देना होगा तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस पर जोड़ देना होगा तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। नीड नॉट टू से द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, कोई जरूरत नहीं है द बॉयज कहने का। अब सिर्फ बॉयज कहते हैं तो उससे पूरा भाव स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि हम प्लूरल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एंड और द का प्रयोग नहीं करते। अगला सेंटेंस देखें,
आई वॉन्ट ए ग्लास, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ मिल्क अनकाउंटेबल है, नो आर्टिकल। आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ मिल्क। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एवरेस्ट, एवरेस्ट जो है एक चोटी का नाम है, पिक का नाम है, पिक। हम पहाड़ के नाम के पहले द लगाते हैं, इसे याद रखिएगा। माउंटेन्स के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन माउंटेन्स की जो चोटियां होती है उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे याद रखेंगे। माउंटेन के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन चोटियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग भूल करके भी नहीं करेंगे। इसलिए एवरेस्ट के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एवरेस्ट इज हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जाहिर सी बात है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। हाईएस्ट पीक इन, अब ये वर्ल्ड है, स्पेसिफिक है, इन द वर्ल्ड। कहां पर प्रयोग हो रहा है आर्टिकल का, कहां पर प्रयोग नहीं कर रहे आर्टिकल का, इसको मस्तिष्क में रखना बहुत आवश्यक है। और ये सब आपके पास उपलब्ध ज्ञान के आधार पर ही हो सकता है, अंदाज पर नहीं हो सकता। अगला और लास्ट सेंटेंस आर्टिकल का, इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब जरा गौर करें, ऑफ यहां आया है लेकिन द का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिट हमारा काउंटेबल नाउन है। और जब यूनिट को बोलते हैं और लिखते हैं तो ये हमारा यूनिट कुछ ऐसा लिखा जाता, पहला अक्षर यूनिट। पहला अक्षर क्या है आपका, वॉवेल या कॉन्सोनेंट? तो साफ साफ दिखता है कि सर ये तो कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो हम एन नहीं, हम ए का प्रयोग करेंगे। इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उम्मीद है 10 सवालों को आर्टिकल का प्रयोग आपने कर लिया होगा और आप चेक भी कर रहे होंगे, सही भी हो रहा होगा, और यदि गलत हो रहा है तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूं रिवीजन की तरफ, और ये आपको निसंदेह लाभदायक साबित होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने कुछ शब्द, 10 शब्द जो हैं आपको प्लूरल करने को दे रखा है, आपको प्लूरल में बदल देना है। सिंगुलर नाउन दे रखा हूं और प्लूरल में बदल देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ हम काउंटेबल नाउन का प्लूरल करते हैं, सिर्फ काउंटेबल नाउन का। और काउंटेबल नाउन की श्रेणी में सीसी है, जिसे आप अध्ययन कर चुके हैं, डिटेल्स में अध्ययन कर चुके हैं। फटाफट ये आंसर हो जाएगा, मेरे साथ टैली करें। डिस, अब डिस का जब प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा डिसेस। वो जो क्रॉकरी में आप देखते हैं बर्तन रहता है, थाली रहता है, वो सब डिश के नाम से जाना जाता। व्यंजन को भी डिश कहते हैं, जिसे हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो डिश का प्लूरल डिशेस। पोटैटो, ये तो बहुत सिंपल सा शब्द है, पोटैटो। हमें ईएस का प्रयोग करना होगा, पोटैटोस। लेकिन ध्यान रहे, फोटो, इसमें हम ईएस नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम एस लगाएंगे, फोटोस। बेबी, बच्चा, ढेर सारे बच्चे करने हैं तो हमें करना पड़ेगा बेबीज। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बेबीज। टैक्स, सिर्फ ईएस लगाने से यह प्लूरल हो जाएगा, टैक्सेस। सेल्फ, प्रोनाउन को सीखने के क्रम में यह शब्द मैं बतलाया भी था आपको, सेल्फ। तो इसमें एफ को हटा देंगे, SELVES, सेल्फ्स। माउस, माउस मूस को कहते हैं, जो मोटा ताजा होता है। जब इसका प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा ये माइस, MICE। अगर आप कहते हैं लाइफ, जीवन, ढेर सारा जीवन के बारे में कहते हैं,
तो FE को हटाकर VES, ये हो जाएगा लाइव्स। वोल्केनो, ज्वालामुखी को कहते हैं, एस लगेगा या ES? आंसर होगा सर एस नहीं, वोल्केनोस। वोल्केनोस। ब्रदर इन लॉ कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड में जब भी कंपाउंड 2-3 शब्दों से कोई शब्द बनता है तो मूल शब्द में जो मेन वर्ड है उसमें हम एस या ES लगाते हैं। ब्रदर इन लॉ तो हमें लिखना पड़ेगा ब्रदर्स। ब्रदर्स इन लॉ। कुछ बच्चे ला में एस या ES जोड़ देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। मूल शब्द में एस या ES का प्रयोग करेंगे जब हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स होगा। ये 10 प्लूरल आप लोग का अगर यदि सही हो गया है तो खुशी की बात है। अगला सेंटेंस में चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में चेंज द फॉलोइंग इनटू फेमिनाइन जेंडर, यानी जितने भी वर्ड्स दिया गया है वह मैस्कुलिन जेंडर का है। और जेंडर आप जानते हैं, जेंडर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द नाउन एंड इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन के शब्द आपके पास हैं, इसको चेंज कर देना है फेमिनाइन में। बड़ी सिंपल सा शब्द है, लेट अस एंजॉय इट। प्रिंस, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देंगे। प्रिंस, प्रिंसेस। सुल्तान, जब इसको फेमिनाइन करेंगे तो हो जाएगा सुल्ताना। एक्टर, अभिनेता, तो अभिनेत्री करना होगा एक्ट्रेस। टाइगर, मेल, हमें फीमेल टाइगर कहना है तो टाइगरेस। अंकल, आंट। पीकॉक, मोर, तो उसे कहते हैं पीहन। बैचलर, कुंवारा, तो कुंवारी कहना है हमें मेड, MAID। या आप कह सकते हैं वर्जिन, VIRGIN, वर्जिन भी बैचलर का फेमिनाइन जेंडर होता है। हॉर्स, इसको जब फेमिनाइन करेंगे तो मेयर। ग्रैंडफादर, फेमिनाइन करेंगे तो ग्रैंड मदर। ट्रेटर, धोखेबाज, कोई मेल, तो कोई फीमेल धोखेबाज होगा तो ट्रेटरेस। जेंडर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अंग्रेजी की दुनिया में। इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो आपको याद रखना चाहिए। और शब्दों को, जो वर्ड्स होते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो वर्ड्स आर द व्हील ऑफ आवर थॉट्स। वर्ड्स आर द रियल व्हील। इफ wheel is not moving, then how can you express your sentiments, your emotion, your thought? If you are wordless, you know all the rules, all the grammar, it is known to you, but you have no word. And you know very well that we have only 8 kinds of words. You don't love the word, then how can you express your sentiments, your emotion, your thought? Therefore, words are the wheels of our thought. And words must be accumulated inside in your brain. Therefore, develop friendship with words. And they are only 8. I will make easy how to remember and digest almost all the words in parts of a speech. In this regard, I will cooperate you, I will help you as much as I can. But you should keep much more, a good treasury of words inside in your brain,
so that you may feel yourself comfortable when you are talking, when you are writing. Let us switch over to the next pattern. Next question. Change the following sentences into interrogative one. Change the following into interrogative sentence. आगे का क्वेश्चन भी मैंने सीन कर दिया है आप सभी को. क्वेश्चंस को समझकर आंसर करते जाएं. जितने भी सेंटेंस ये 5 दे रखा हूं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देना है. और टेंस में आपने इसे सीखा है कैसे इंट्रोगेटिव होता है. टेंस को पहचानिए और इंट्रोगेटिव कीजिए. ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव बनाना है. व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है. सिंपल इंट्रोगेटिव में चेंज कर देना है. पहला, ही इंसल्टेड हिज फ्रेंड. टेंस को पहचानेंगे तो इजी होगा. ही इंसल्टेड हिज फ्रेंड. इस वाक्य को देखने से साफ साफ लग रहा कि यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का ट्रीटमेंट देंगे और हमें लिखना होगा डिड ही इंसल्ट हिज फ्रेंड. नोट ऑफ इंट्रोगेशन. पास्ट इंडेफिनिट है. क्वेश्चन बनाने के लिए वहां हम डिड का प्रयोग करते हैं और जब डिड होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है. आपको याद होगा. बॉयज राइट्स स्टोरीज एवरी डे. अब इस वर्ड को देखने से साफ दिख रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. बॉयज प्लूरल है तो हम प्लूरल का ट्रीटमेंट देंगे. सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव. डू बॉयज राइट स्टोरीज एवरी डे. नोट ऑफ इंट्रोगेशन. अगला सेंटेंस थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा. ही कैन नॉट लिव विदाउट बुक्स. सेंटेंस बनाना है इंट्रोगेटिव. जरा गौर करेंगे, इसको जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगी कैन ही लीव विदाउट बुक्स. आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो नॉट छोड़ दिया. नहीं, मैंने जानबूझकर छोड़ा. क्यों छोड़ा? कारण है. हमें सेंटेंस कैसा बनाना है? हमें सेंटेंस बनाना है इंट्रोगेटिव. मैंने इंट्रोगेटिव तैयार कर दिया, लेकिन यदि आप कैन ही नॉट लिव विदाउट बुक्स करते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव. ध्यान रखेंगे इस बात का. क्वेश्चन बनाना था, इंट्रोगेटिव बनाना था, तो फिर नॉट की क्या जरूरत है? अगर नॉट डाल देंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा और क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रोगेटिव बनाना है. उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बातें. अगला सेंटेंस को देखें. सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम. सेंटेंस देखते ही लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रीटमेंट हम लोग को देना चाहिए. सेंटेंस हो जाएगी इंट्रोगेटिव. डज सी हाइड. जब डज होता है तो वर्ब से एस या एस को हटा देते हैं. डज सी हाइड हर फेस फॉर सेइंग. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट नोट ऑफ इंट्रोगेशन. He has been preparing for examination for 2 years. इंट्रोगेटिव करना है. हमारे पास हैज और बिन यानी दो हैं. एक को सब्जेक्ट के पहले और एक को सब्जेक्ट के बाद करेंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाए. सेंटेंस हो जाएगी हैज ही बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम for 2 years. नोट ऑफ इंट्रोगेशन. यदि आपका आंसर मेरे साथ टैली किया तो आपको आनंद आ रहा होगा और टैली नहीं किया तो आपको क्रोध भी आ रहा होगा. खुद अपने ऊपर सीखना जरूरी है. आगे चलते हैं. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स.
मैंने सारा काम आपके लिए पूरा कर दिया है, ब्रैकेट्स में सब कुछ है, आपको उचित चुनना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाए, उचित शब्द को चुनना है। सेंटेंस देखें, द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू, वांट्स, इज वांटिंग, वाज वांटिंग। अगर तीनों टेंस में देखें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तो सर्वश्रेष्ठ टेंस माना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा कि क्यों माना जाता है। छात्र को यदि किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो कोशिश ये करना चाहिए कि सारे सेंटेंस, सारा पैराग्राफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब जरूरी हो तभी इज एम आर का प्रयोग करें। और यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप लिख रहे हैं, बीती हुई बात को आप लिख रहे हैं, तो आपको लिखना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। तीनों टेंस में सर्वश्रेष्ठ है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब इस वाक्य को देखें, द हेडमास्टर इज वांटिंग, वाज वांटिंग। तो सर इज वांटिंग, वाज वांटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, हेडमास्टर तुमसे बात करना चाहते हैं, यह भाव है। तो यहां पर करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा आपका? ये वांट्स। दूसरे सेंटेंस को देखें, आई ए न्यू साइकिल लास्ट वीक। अब इसमें बाउट होगा, हैव अबाउट होगा, हैड अबाउट होगा। जाहिर सी बात है, मैं स्पष्ट कर दूं, लास्ट वीक है। अंग्रेजी की दुनिया में टेंस का महत्व थोड़ा सा कम है, टाइम का महत्व ज्यादा है। थोड़ा सा एडवांस चलेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। टेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, टाइम इज इंपॉर्टेंट। And in that regard, we have to keep some important tips inside in our brain. अब इस वाक्य में लास्ट वीक से साफ साफ पता चल रहा है कि भूत की बात है, बीते हुए समय की बात है। अगर बात करें बीते हुए समय की बात है तो हैव अबाउट तो होगा नहीं, क्योंकि तो वर्तमान में आता है। हैड अबाउट भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगल वर्ब के साथ हैड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर क्या होगा? यहां पर होगा बाउट। कारण और क्यों आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आई बाउट ए न्यू साइकिल लास्ट वीक, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। उम्मीद है आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा हूं और बातों को आप समझ रहे होंगे। तीसरा सेंटेंस को देखें, हियर आर योर शूज। यहां पर आपके जूते हैं। आई ब्लैंक स्पेस देम, जस्ट क्लीन, जस्ट क्लीन्ड, हैव जस्ट क्लीन्ड। यानी अभी अभी की बात हो रही है, यानी वर्तमान की बात हो रही है, अभी अभी की। तो जाहिर सी बात है जस्ट क्लीन तो नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जस्ट क्लीन्ड भी नहीं होगा पास्ट इंडेफिनिट। यहां हमें कहना चाहिए हैव जस्ट क्लीन्ड। इट मींस हियर आर योर शूज, आई हैव जस्ट क्लीन्ड देम। अगला सेंटेंस को देखते हैं, आई ब्लैंक स्पेस हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो। यहां पर सिंस का तात्पर्य है जब से। सिंस हमारा प्रीपोजिशन भी है, जिसके द्वारा हम पॉइंट ऑफ टाइम को दिखलाते हैं, और यही सिंस जब का भी अर्थ देता है। आई मेट हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो। Did not see, have not seen, had not seen, कौन सा होगा? गौर से सोचिए और दिमाग को लगाइए, क्योंकि इस वाक्य में दो सेंटेंस हैं। सोचने का काम आराम से करेंगे। यह सेंटेंस कंफ्यूजिंग है, क्या इसमें इस्तेमाल किया जाए? आई डिड नॉट सी, वन बाई वन तोड़ेंगे तो आपको भी स्पष्ट होगा। आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। सिंस वी मेट ए ईयर एगो, एक साल पहले, जब उससे एक साल पहले मिला तब से मैंने उसे नहीं देखा है, ये सुटेबल होगा। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है जब एक साल पहले उससे मेरी मुलाकात हुई। आई हैड नॉट सीन हिम,
मैंने उसे नहीं देखा था 1 साल पहले जब उससे मुलाकात हुई थी। कौन सा उचित होगा? तो यहां पर होगा मैंने नहीं देखा 1 साल पहले जब उससे मुलाकात हुई। तो आई डिड नॉट सी, हैव नॉट सीन, हैड नॉट सीन, तो यहां पर इस्तेमाल करना चाहिए आई डिड नॉट सी हिम। आई डिड नॉट सी हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो। अगला सेंटेंस को देखें। सी ए ब्लैंक स्पेस अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। अब यहां पर समय दिया हुआ है, पहचानना आसान होगा। हैज बीन और हैव बीन के साथ एडजेक्टिव का भी हम प्रयोग करते हैं और वर्ब प्लस आईएनजी का भी। जैसे ही हैज बीन इल सिंस लास्ट मंडे, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट मंडे। इस वाक्य में इल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक उसी तरह सी ब्लैंक स्पेस अनकॉन्शियस, सजग नहीं है, वो अनकॉन्शियस है। तो ऐसी स्थिति में इज और वाज का प्रयोग नहीं होगा, हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हो जाएगी सी हैज बीन अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। अगला सेंटेंस देखें। द अर्थ मूव, मूव्स या मूव्ड। मूव तो होगा नहीं क्योंकि अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एस लगाना पड़ेगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। मूव्ड भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात कर देगा। सूरज जो है, पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करती थी और हमें कहना है पृथ्वी जो है वह सूरज की परिक्रमा करती है। हमें ऐसा जब कहना होगा तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ऑप्शन हो जाएगा आपका द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और आज की अंतिम क्लास है, अंतिम सेंटेंस है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई डिड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क किया। या आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मुझे परेशान मत करो, मैं अपना काम होमवर्क पूरा कर रहा हूं। तो इस वाक्य में साफ साफ दिखता है कि आई एम डूइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम डूइंग एंड हियर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आज की क्लास में अलग अलग चैप्टर से मैंने कुछ सवालों को निकाला और सोचा, बहुत सारी पीरियड्स आप लोग को दिया हूं, पढ़ाया हूं, सिखाया हूं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई है। अभी प्रैक्टिस की क्लासेस मैं कंटिन्यूड रखूंगा। साथ ही साथ वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स को कैसे हम इजी वे में डाइजेस्ट करें, इन सारी चीजों को नए कंसेप्ट के साथ आगे आने वाली क्लासेस में आप लोग के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन, a lot of thanks to you all. Thank you.